अमेरिका इजराइल का ईरान पर संयुक्त हवाई हमला। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ सैन्य अभियान ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड 2.0 अभी भी जारी है, जिसमें अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया है। पेंटागन के अनुसार यह हमला ईरान द्वारा क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के जवाब में किया गया है। अब तक ईरान के 40 से अधिक सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया गया है। युद्ध में हताहतों की संख्या 1332 पहुंची। अल जजीरा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 दिनों के संघर्ष में ईरान और इराक के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 1332 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 800 से अधिक ईरानी सैन्यकर्मी और बाकी नागरिक शामिल हैं, जबकि इजराइल में भी मिसाइल गिरने से 45 नागरिकों की जान गई है। मानवीय संगठनों ने घायलों की संख्या 5000 के पार बताई है। अमेरिका द्वारा 151.8 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता। रॉयटर्स के अनुसार बाइडेन प्रशासन ने इजराइल के लिए आपातकालीन हथियार पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें 12,000 मार्क 84 बम बॉडी और गाइडेड मिसाइलें शामिल हैं। यह सौदा इजराइल की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए किया गया है, ताकि वो लंबी दूरी के हमलों को झेल सके। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने इस सैन्य मदद का समर्थन किया है। ईरान का अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल पलटवार। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फतह 2 जैसी 500 से अधिक हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के नेगेव एयरबेस और तेल अवीव पर दागी हैं। इसके साथ ही हजारों शहीद ड्रोन्स का झुंड इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ईरान का दावा है कि उनके 70% मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा है। तेहरान में भीषण धमाके और बुनियादी ढांचे को नुकसान। ईरान की राजधानी तेहरान के बाहरी इलाकों में स्थित बिजली संयंत्रों और तेल डिपो पर अमेरिकी मिसाइलें गिरने से शहर के बड़े हिस्से में अंधेरा छा गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार धमाकों की गूंज 50 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और आसमान में धुएं का गुबार कई घंटों तक छाया रहा। सरकार ने राजधानी में आपातकाल और ब्लैकआउट घोषित कर दिया है। तेल अवीव और हाइफा में एयर रेड सायरन की गूंज। ईरानी मिसाइलों के खतरे को देखते हुए इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में 24 घंटे से सायरन बज रहे हैं। इजराइल के एरो 3 और डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है, लेकिन मलबे से दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। नागरिकों को बंकरों में रहने की सख्त हिदायत दी गई है। युद्ध का दूसरा सप्ताह, शांति की कोई उम्मीद नहीं। संघर्ष आज अपने 8वें दिन में प्रवेश कर गया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष विराम का कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि जब तक ईरान की परमाणु क्षमता खत्म नहीं होती, हमले नहीं रुकेंगे। वहीं ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताकर अंतिम सांस तक लड़ने की कसम खाई है। अमेरिका में हथियार उत्पादन 4 गुना बढ़ाने का आदेश। युद्ध की लंबी अवधि को देखते हुए अमेरिकी की दिग्गज रक्षा कंपनियों जैसे लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन को उत्पादन 400% बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। यूक्रेन और अब मध्य पूर्व में हथियारों की भारी खपत के कारण अमेरिकी भंडार में कमी आने लगी थी, जिसे पूरा करने के लिए नए वर्कफोर्स की भर्ती की जा रही है। इसका उद्देश्य इजराइल और नाटो सहयोगियों को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ईरान ने नष्ट किया $300 मिलियन का थार्ड रडार। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने एक प्रिसाइज सुसाइड ड्रोन हमले में इजराइल में तैनात अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ANTPY-2 रडार को तबाह कर दिया है। इस रडार की कीमत लगभग $300 मिलियन थी और ये इजराइल की मिसाइल सुरक्षा की रीढ़ माना जाता था। इस क्षति के बाद इजराइल के दक्षिणी हिस्से की सुरक्षा कमजोर होने की आशंका है। हूथी विद्रोहियों की प्रतीक्षा करो और देखो की नीति। यमन के हूथी विद्रोही, जो आमतौर पर ईरान के इशारे पर लाल सागर में हमले करते हैं, फिलहाल इस सीधे युद्ध से दूरी बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हूथी अपने हथियारों का जखीरा बचा रहे हैं या सऊदी अरब के साथ हुए शांति समझौते के टूटने के डर से शांत हैं। हालांकि उन्होंने बयान जारी कर ईरान को नैतिक समर्थन देने की बात कही है। जन औषधि दिवस। पीएम मोदी का स्वास्थ्य संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस पर देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सस्ती दवा अच्छी दवा ने गरीबों के करोड़ों रुपए बचाए हैं। उन्होंने देश भर के 10,000 से अधिक केंद्रों के संचालकों की सराहना की, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाया है। सरकार ने आने वाले वर्षों में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के लिए 33,500 करोड़ रुपए का विकास उपहार।
पीएम मोदी कल यानी 8 मार्च को दिल्ली में 2 नई मेट्रो लाइनों और कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 33,500 करोड़ रुपए है। इन प्रोजेक्ट से दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कम होगी और प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने की उम्मीद है। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार को भी इसके तहत गति मिलेगी। कृषि विकास भारत की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि विकसित भारत का रास्ता खेती और किसानों की समृद्धि से होकर गुजरता है। सरकार का ध्यान अब पारंपरिक खेती के बजाय वैल्यू एडिशन और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स पर है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना की अगली किश्त में बढ़ोतरी के भी संकेत दिए गए हैं। आरबीआई ने तय की गोल्ड बॉन्ड की रिडेम्पशन कीमत। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2026 में परिपक्व होने वाले सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए 16,063 रुपए प्रति ग्राम की रिडेम्पशन कीमत घोषित की है। ये उन निवेशकों के लिए बड़ी खबर है जिन्होंने 8 साल पहले निवेश किया था, क्योंकि उन्हें सोने की कीमतों में हुई भारी वृद्धि का लाभ मिलेगा। ये भुगतान सीधे निवेशकों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। नीति आयोग और यूनिसेफ का पोषण अभियान समझौता। नीति आयोग ने यूनिसेफ के साथ मिलकर आकांक्षी जिलों में कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मिशन के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी की जाएगी। डेटा आधारित निगरानी के लिए एक नया पोषण डैशबोर्ड भी लॉन्च किया जाएगा। मध्य पूर्व संकट पर भारत की संतुलित विदेश नीति। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में 9 लाख भारतीय रहते हैं, जिनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। भारत ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवाद सुलझाने का आह्वान किया है, ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित न हो। यूपीएससी 2025 के सफल अभ्यर्थियों को पीएम की बधाई। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कल घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणामों के बाद पीएम मोदी ने सफल उम्मीदवारों को ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये युवा अधिकारी अमृत काल में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नई ऊर्जा देंगे। उन्होंने उन छात्रों को भी निराश न होने की सलाह दी जो इस बार सफल नहीं हो सके। बीएचयू में एआई और एग्रोटेक मेले का भव्य आगाज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय एग्रीटेक मेले में 500 से अधिक स्टार्टअप्स ने अपनी तकनीक का प्रदर्शन किया है। इस मेले में ड्रोन स्प्रेइंग और सॉइल हेल्थ सेंसर जैसी तकनीकों को किसानों को लाइव दिखाया गया है। विशेषज्ञों ने बताया कि एआई की मदद से खेती की लागत में 30% तक की कमी लाई जा सकती है। ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं का खाका तैयार। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के दूर दराज के गांवों में ब्रॉडबैंड और पक्की सड़कों के जाल को और विस्तार देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। पीएम ग्राम सड़क योजना के अगले चरण में 1.5 लाख किलोमीटर अतिरिक्त सड़कें बनाने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को सीधे शहरों और वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि स्तंभ चर्चा में। नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मंदी और युद्ध के खतरों के बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ में कृषि क्षेत्र का योगदान 18% से ऊपर बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि निर्यात में 15% की वृद्धि ने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने में मदद की है। सरकार अब कृषि स्टार्टअप्स को 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड देने पर विचार कर रही है। आंध्र प्रदेश में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कानूनी प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत टेक कंपनियों को उम्र वेरिफिकेशन के कड़े नियम लागू करने होंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग और डिजिटल लत से बचाना है। महाराष्ट्र बजट में किसानों और महिलाओं के लिए खजाना खुला। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में लाड़की बहन योजना और किसानों के लिए मुफ्त बिजली के प्रावधानों को विस्तार दिया है। बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की ओर ले जाएगा। मणिपुर के 6 युवाओं ने यूपीएससी में लहराया परचम। विपरीत परिस्थितियों और संघर्ष के बावजूद मणिपुर
मणिपुर के 6 युवाओं ने यूपीएससी 2025 की परीक्षा पास कर राज्य का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इन सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। ये सफलता राज्य के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। त्रिपुरा के लिए यूपीएससी परिणामों में निराशा। इस वर्ष यूपीएससी 2025 के अंतिम परिणामों में त्रिपुरा से एक भी उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया है, जो राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने इसके बाद सिविल सेवा कोचिंग सेंटरों को बेहतर बनाने और छात्रों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों ने तैयारी की रणनीति में बदलाव की जरूरत बताई है। तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह दुबई तक मिसाइलें गिरी हैं। आज हम इस युद्ध की हर छोटी बड़ी परत को आंकड़ों के साथ समझेंगे। जहां वे नारियल आज और की केला 3 सबसे बड़ी उत्पादक किसानों से घटनाएं जिन्हें संवाद आपको जानना जरूरी है। राज्य में केंद्रीय तेहरान और बेरूत पर भीषण बमबारी। और आज सुबह इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दाहिया इलाके में 26 हवाई हमले किए। तेहरान की मिलिट्री एकेडमी पर भी सीधी स्ट्राइक वाराणसी में कृषि प्रदर्शन, अमेरिकी एक्शन। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि उन्होंने ईरान के एक ऐसे युद्धपोत को डुबो दिया है जो ड्रोन कैरियर के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एनबीसी न्यूज से कहा है कि ईरान अपनी नेवी खो चुका